गुड मॉर्निंग। कल हमने जो हमारी क्लास हुई थी उसमें समुदाय को पढ़ा था और हमने बताया था कि समुदाय क्या होता है, किस प्रकार लोग जीव एक दूसरे के पास रहते हैं, वो भोजन, सुरक्षा, प्रजनन या अलग अलग प्रकार से एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। और कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ दोनों जंतु आने पर हमेशा क्या होता है, तनाव होता है। अब जो आज हमारा रहेगा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। ऊर्जा का प्रभाव किस प्रकार होता है वो आज हमारा टॉपिक रहेगा। उससे पहले हम पारितंत्र के मूलभूत घटक वापस पढ़ लेते हैं। हम इसको पढ़ चुके हैं कि पारितंत्र के मूलभूत घटक अर्थात इकोसिस्टम के या पारिस्थितिकी के मूलभूत जो घटक है हम इसको पढ़ चुके थे कि पारिस्थितिकी के या इकोसिस्टम के पारिस्थितिकी के जो मूलभूत घटक है वो दो फैक्टर होते हैं, जिनमें से हमने फर्स्ट फैक्टर को कहा था जैविक कारक। हम इसको पढ़ चुके हैं, मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक इसी से लेंगे। हमने पढ़ा था जैविक कारक और सेकंड पढ़ा था अजैविक कारक। हमने पढ़ा था जैविक कारक और अजैविक कारक या जैविक घटक भी कह सकते हैं। और जैविक घटक के अंदर हमने तीन चीज पढ़ी थी, उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक। और हमने यहां पढ़ा था अकार्बनिक पदार्थ, सेकंड कार्बनिक पदार्थ और नेक्स्ट पढ़ा था भौतिक वातावरण। भौतिक वातावरण को हमने पढ़ा था और हमने देखा था कि हमने जो जैविक कारक इसमें बताया कि उत्पादक कौन होते हैं, उत्पादक हमेशा पेड़ पौधे होते हैं। अब हमें पता है कि पेड़ पौधे क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा हमेशा क्या करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे। अब ये भोजन को क्या करेंगे, उपभोक्ता ग्रहण करेंगे। अब उपभोक्ता कौन से होंगे, उपभोक्ता भी दो प्रकार के, प्राथमिक और द्वितीयक। अगर मैं प्राथमिक उपभोक्ता की बात करूं तो प्राथमिक उपभोक्ता को मैं शाकाहारी जीव कह सकता हूं और द्वितीयक उपभोक्ता को मैं कह सकता हूं मांसाहारी जीव। अब इसका मतलब क्या है कि जो उत्पादक है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण कर रहे हैं। अब जो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी जीव है वो क्या करेंगे, उत्पादक को खाकर अपना भोजन प्राप्त करेंगे। और जो द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जीव है वो क्या करेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता को खाकर अपना क्या करेंगे, भोजन प्राप्त करेंगे। और जब कोई जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तो विघटक जो छोटे छोटे जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, ये क्या करते हैं, उसके शरीर को सड़ा गलाकर आवश्यक जो खनिज पदार्थ होते हैं उसको क्या करते हैं, वापस मिट्टी में मिला देते हैं। अर्थात मिट्टी कैसी हो जाती है, उर्वरक युक्त हो जाती है, अर्थात उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। तो हमने जैविक कारक में तीन चीज को पढ़ रखा है, उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक। और हमने अजैविक कारक में अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ और भौतिक वातावरण में हमने ऊर्जा, प्रकाश, तापमान, दाब, हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या है, अब हमारा टॉपिक रहेगा, स्टार्ट कर रहे हैं एनर्जी फ्लो। देखिए, प्रत्येक प्राणी को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। देखिए, किसी भी जीव में ऊर्जा अलग अलग प्रकार की होती है। यांत्रिक ऊर्जा कह सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा कह दीजिए, विकिरण ऊर्जा कह दीजिए। लेकिन अगर मैं किसी जीव के स्पेशल रेफरेंस में कहूं तो वहां यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप पाए जाते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के दो रूप पाए जाते हैं, एक होता है गतिज ऊर्जा और एक होती है स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा जीवों को जरूरत होती है क्योंकि कोई भी जीव कार्य कर रहा है, कोई भी अंग कार्य कर रहा है, कोई भी जीव गतिशील है, उसके लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है वो गतिज ऊर्जा के तरह कहलाती है। और गतिज ऊर्जा द्वारा ही जीव हमेशा गति करते हैं और जो ऊर्जा संग्रहित होती है हमारे शरीर में
ऊर्जा कहते हैं। और यही संग्रहित ऊर्जा आवश्यक समय पर गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होती रहती है, अर्थात जो ऊर्जा संग्रहित है उसको स्थिति, और चूंकि शरीर में कोई ना कोई काम कर रहे हैं, प्रत्येक अंग को काम करने की हमेशा क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसके लिए ऊष्मागतिकी के दो नियम होते हैं, आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में। ऊष्मागतिकी के दो नियम थे, फर्स्ट नियम और सेकंड नियम। उस फर्स्ट नियम ये कहता है कि ऊर्जा की जो मात्रा होती है वो लगभग विश्व में स्थिर है, अर्थात इसको एक रूप से जो ऊर्जा होती है उसको एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अर्थात ऊर्जा को हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित करते हैं, और लेकिन हम क्या है, कभी इसे नष्ट नहीं कर सकते। ये ऊष्मागतिकी का क्या है, हमने पहला नियम पढ़ रखा है। और द्वितीय नियम क्या कहता है, जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है तो हमेशा क्या होगा, कुछ भाग की हमेशा हानि होती है। यही ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। तो वापस रिवाइज कर रहा हूं कि ऊर्जा प्रवाह क्या है, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। और जो जीव होता है उसमें अलग अलग प्रकार की ऊर्जा, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, आप रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। लेकिन यांत्रिक ऊर्जा मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा कोई भी अंग होता है उसको कार्य करने के लिए हमेशा आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो किससे प्राप्त होगी, गतिज ऊर्जा से। और शरीर में जो संग्रहित ऊर्जा है उसको स्टोरेज ऊर्जा कहते हैं। अब ऊष्मागतिकी के दो नियम थे। पहला नियम क्या कहता है, ऊष्मा को हमेशा जो ऊर्जा होती है उसकी मात्रा स्थिर है, अर्थात इसको क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, लेकिन इसको नष्ट नहीं किया जा सकता। और दूसरा कहता है कि जब ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित कर रहे हैं तो ऊर्जा के कुछ भाग का क्या होता है, ह्रास होता है। यही हमारा टॉपिक है ऊर्जा प्रवाह। इसमें हमने ऊर्जा प्रवाह के बारे में पढ़ा और हमने बताया कि किस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आप फूड चेन, अर्थात खाद्य श्रृंखला क्या होती है। ये सारे छोटे टॉपिक है। अब हम टॉपिक को चर्चा कर रहे हैं, वो है खाद्य श्रृंखला। देखिए, हमारा खाद्य श्रृंखला का टॉपिक है। आपको पता है कि प्रत्येक जीव को जिंदा रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। इस आधार पे हमने जैविक कारक के अंदर तीन चीज पढ़ी थी, उत्पादक, उपभोक्ता और विघटक। अब हमने ये पढ़ा था कि उत्पादक कौन होते हैं। उत्पादक हमेशा हरे पेड़ पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। अब देखिए, पौधे जब भोजन का निर्माण कर रहे हैं तो पौधे क्या है, हमेशा उत्पादक है। अब आपको पता है कि जो उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक उपभोक्ता, सेकंड द्वितीय, और थर्ड होता है तृतीय उपभोक्ता। अर्थात उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता में हमेशा शाकाहारी जीव आते हैं, इसमें मांसाहारी जीव और इसमें सर्वाहारी जीव आते हैं। अर्थात आपने देखा होगा पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि अब एक खाद्य श्रृंखला अर्थात एक चैन चल रही है भोजन को ग्रहण करने की। उसमें क्या होता है कि प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी क्या करते हैं, इन पौधों को खाकर भोजन को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। अब चूंकि शाकाहारी जीव भोजन को प्राप्त कर रहे हैं तो आपने देखा होगा इन शाकाहारी जीवों को कौन खाता है, इन शाकाहारी जीवों को आगे जब मांसाहारी जीव खाते हैं, मांसाहारी जीवों में क्या हो रहा है, भोजन की एक श्रृंखला चल रही है। और मांसाहारी जीवों को आगे जब सर्वाहारी जीव कोई भी जीव खा रहा है, या ऐसे बड़े जीव, बड़े मांसाहारी जीव, या आप इसको बड़े मांसाहारी जीव भी कह सकते हैं कि बड़े मांसाहारी जीव है, वो भी क्या करते हैं, छोटे शाकाहारी, जो छोटे मांसाहारी जीवों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक चैन चल रही है, पौधे से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी जीव, मांसाहारी, छोटे मांसाहारी जीव से बड़े मांसाहारी जीवों की एक चैन चल रही है, जिसमें क्या हो रहा है, भोजन, प्रत्येक जीव अपना क्या कर रहा है, भोजन प्राप्त कर रहा है। अब देखिए, हमेशा क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में पोषक के 4 स्तर पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में
पोषक के 4 स्तर पाए जाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा हुआ है कि पोषक के 4 स्तरों के नाम बताइए, तो पोषक के 4 स्तर पाए जाते हैं जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले भी। सिर्फ नाम का ही फर्क होता है कि सबसे जो पहला स्तर होता है वो होता है उत्पादक, सेकंड है भोजक कंज्यूमर, थर्ड है सर्वाहारी और चौथा है विघटक। अब देखिए उत्पादक क्या है। उत्पादक विशेष तौर से हरे पेड़ पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, भोजन का निर्माण कर रहे हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण कर रहे हैं। अब भोजन के अंदर क्या होता है, सर्वप्रथम शाकाहारी और मांसाहारी जीव दोनों ही होते हैं। भोजन के अंदर क्या होता है, शाकाहारी और मांसाहारी जीव दोनों ही होते हैं। शाकाहारी और मांसाहारी जीव दोनों होते हैं। अब देखिए शाकाहारी जीव क्या करेंगे, इन उत्पादों को खाएंगे और इन उत्पादों को खाकर क्या करेंगे, भोजन को प्राप्त करेंगे। और अपन को पता होता है कि शाकाहारी जीवों को बाद में मांसाहारी जीव खाते हैं, अर्थात इन शाकाहारी जीवों को जो मांसाहारी जीव भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये विशेष प्रकार के भोजक है। अब आपने कुछ ऐसे सर्वाहारी जीव पढ़े होंगे जो क्या होते हैं, किसी भी स्तर से सभी को खाने की क्षमता रखते हैं, जैसे लोमड़ी जैसे जीव होते हैं, वो क्या होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। उसके बाद आता है विघटक। विघटक ऐसे जीव होते हैं जो क्या होता है, जब कोई जीव मरता है तो क्या करता है, इनको गलाकर सड़ाकर और क्या करते हैं, इनके आवश्यक जो पदार्थ होते हैं इनको वापस क्या करते हैं, मिट्टी में पहुंचाने का कार्य करते हैं, ऐसा हम इन्हें विघटक कह सकते हैं। अब देखिए भोजन श्रृंखलाएं कितने प्रकार की होती है, हमें पता है कि भोजन श्रृंखलाएं 2 प्रकार की होती है। एक तो है चारण भोजन श्रृंखला और एक होता है अपरद भोजन श्रृंखला। अब हम पढ़ते हैं भोजन श्रृंखलाओं के प्रकार। भोजन श्रृंखला के प्रकार अपना लास्ट टॉपिक था, अपन ने पढ़ा कि भोजन श्रृंखलाएं 2 प्रकार की होती है। अब देखिए ऑर्डम जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पारिस्थितिकी को सबसे ज्यादा अच्छी तरह समझाया था। ऑर्डम में नाम है पारिस्थितिकी के अंदर हर जब भी पारिस्थितिकी को पढ़ेंगे एक ऑर्डम का नाम हमेशा आएगा। तो ऑर्डम में जो भोजन श्रृंखला है उसको 2 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले चारण भोजन श्रृंखला जिसको कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। अपने ग्रेजिंग फूड चेन में क्या है, इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला हरे पौधे अर्थात उत्पादक से प्रारंभ होती है। अर्थात इसमें क्या होगा, खाद्य श्रृंखला उत्पादक से प्रारंभ होगी, फिर जाएगी प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता और फिर तृतीय उपभोक्ता और फिर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, अर्थात विघटक बाद में खाली मरने के पश्चात। अर्थात इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला हरे पौधे अर्थात उपभोक्ता से प्रारंभ होती है, फिर शाकाहारी जीव क्या प्राथमिक उपभोक्ता से होकर द्वितीय उपभोक्ता छोटे मांसाहारी जीव से होते हुए तृतीय उपभोक्ता पर जाकर क्या हो जाएगी, हमेशा समाप्त हो जाएगी। और अपन को यहाँ तक तृतीय तक कोई अभी तक समझना है। तो अपन का कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला उत्पादक से होती हुई प्राथमिक द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता पर होकर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला होती है उसको हम चारण खाद्य श्रृंखला या ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। सेकंड आती है अपरद भोजन श्रृंखला। अपरद भोजन श्रृंखला या डेट्रियस फूड चेन कहते हैं। यह श्रृंखला मृत कार्बनिक पदार्थों से अर्थात मरे हुए मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होती है और सूक्ष्म जीव जीवाणुओं के माध्यम से होती हुई अपरद जीवों को भक्षित करने की तरफ क्या होती है, हमेशा ये बढ़ती है। मृत पादप पदार्थ तथा उसमें उपस्थित जीवाणुओं का भक्षण करने वाले जंतुओं को डेट्रीवोर्स कहते हैं। अर्थात एक क्वेश्चन आया हुआ डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, तो डेट्रीवोर्स क्या होते हैं, मृत पादप पदार्थ तथा उसमें भक्षित जीवाणुओं का भक्षण करने वाले जंतुओं को डेट्रीवोर्स कहते हैं। और हमेशा अपरद से घोंगे से गौच हुआ और लास्ट में उल्लू पे जाके ये खाद्य श्रृंखला समाप्त हो जाएगी। तो हमने देखा कि ऑर्डर में 2 खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में बताया, एक थी चारण खाद्य श्रृंखला और एक थी अपरद खाद्य श्रृंखला। तो फिर विद्यार्थियों आज हमारी क्लास में हमने इसमें सबसे पहले ये देखा कि जो पारिस्थितिकी है उसके मूलभूत घटक, हमने 2 मूलभूत घटक के बारे में पढ़ा। सबसे पहला जो घटक था हमने उसमें जैविक घटक में उत्पादक उपभोक्ता और विघटक को पढ़ा, और अजैविक घटक में हमने कार्बनिक अकार्बनिक और भौतिक वातावरण को पढ़ा। भौतिक वातावरण हम पहले पढ़ चुके हैं, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता, नमी किस प्रकार से जैविक और जैविक घटकों पर प्रभावित करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा ऊर्जा प्रवाह। हमने देखा कि जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा निरंतर चलता रहता है, और ऊर्जा के अंदर हमने देखा कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। और ऊर्जा निरंतर एक जीव से दूसरे जीव में क्या होती है, स्थानांतरित। इसलिए हमने ये देखा कि सामान्यतः जो
गतिज और स्थितिज। अब शरीर का कोई भी हम कार्य कर रहा है तो ये क्या है, गतिज ऊर्जा। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ तो ये क्या सब गतिज ऊर्जा है। और जो हमारे शरीर में संचित ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है, जो बाद में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद ऊष्मागति की दो नियम थे। पहला ये कहता है कि जो ऊष्मा की मात्रा हमेशा स्थिर है और ऊष्मा को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। और द्वितीय नियम कहता है कि ऊष्मा को जब एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जाता है तो ऊष्मा के कुछ भाग का क्या होता है, हमेशा ह्रास होता है, अर्थात लॉस होता है, हमेशा रहेगा। उसके बाद हमने पढ़ा खाद्य श्रृंखला। देखिए खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है, भोजन के लिए प्रत्येक जीव एक दूसरे पर निर्भर है और ये एक श्रृंखला चलती है जिसको अपन चयन कहते हैं। इसमें हमेशा जो प्रारंभिक श्रृंखला होती है कुछ जीवों में, उसमें हमेशा उत्पादक से शुरू होती है, फिर प्राथमिक, फिर द्वितीयक, फिर तृतीयक और लास्ट विघटक पे जाकर खत्म हो जाती है। जबकि कुछ जीवों में क्या होता है, अपरत से प्रारंभ होती है, भूंगा, जौ, जुआ और उल्लू में समाप्त हो जाती है। इस आधार पर हमने भोजन श्रृंखलाओं को दो भागों में मॉडल में विभाजित किया, चारण खाद्य भोजन श्रृंखला और अपरत भोजन श्रृंखला। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम पिरामिड्स के बारे में चर्चा करेंगे।